दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो, वनक्कम एंड जय श्री राम। दोस्तों आज ग्लोबल न्यूज़ के अंदर हम जिन टॉपिक्स पे बात करने जा रहे हैं वो हैं रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, रशियन ग्रेन डील्स, रिफ्यूजी यूक्रेन से जो गए हैं वो बिल्कुल बेहाल किस तरह से हैं, पंक्चर्ड ब्रिटिश की इकोनॉमी, यूरोप के बारे में बात करेंगे कि उनका जो इकोनॉमी की क्या कंडीशन है, शेयर मार्केट में जो है क्या असर पड़ा है, एंड मिस एडवेंचर ऑफ पाकिस्तान इन दी कॉन्फ्लिक्ट। तो चलिए एक एक करके जो है हम बात करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कि क्या है ग्लोबल न्यूज़ के अंदर। तो दोस्तों हुआ एक्चुअली ये है कि जो रशिया है उसने एक ऐसा कहा जाता है कि उसने एक साइबर अटैक किया है यूक्रेन के ऊपर, और इस वजह से रशिया के पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन है कि उनकी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो उनका लोकेशन क्या है, द लोकेशन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, आर्म्ड डिपोज, एंड रशिया इज बॉम्बिंग दीज साइट्स पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ। और ये भी उनको साथ में मालूम है कि जो रशिया जो है डिटेल्स ऑफ ऑल द मिलिट्री इक्विपमेंट्स वेयर दे हैव बीन प्लेस्ड। इस वजह से जो यूक्रेन है वो थोड़ा सा बैकफुट पे है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि वो एकदम बैकफुट पे है, वो भी जो है धड़ाधड़ रशिया के ऊपर हमले कर रहा है। फिलहाल ऐसा लगता है कि रशिया का अपर हैंड है। आगे देख लेते हैं कि ग्रीन डील से क्या हुआ। हमने पिछले वीडियो में बोला था दोस्तों कि जो ग्रीन डील है रशिया ने जो है ब्लॉक कर दिया था, सस्पेंड कर दिया था ग्रीन डील, लेकिन फिर टर्की और यूएन फिर उसके पास गए, रशिया के पास गए, और रशिया ने एग्री किया है। क्या एग्री किया है रशिया ने कि वो टेम्परेरी जो ग्रीन्स हैं यूक्रेन से उनकी शिपमेंट्स को वो अलाउ करेगा, लेकिन इसके साथ उसने एक गारंटी भी मांगी है कि ब्लैक सी के अंदर वापस जो है अनाज के शिप से कोई भी रशिया के शिप के ऊपर अटैक नहीं होगा। इसलिए जो यूएस है वो वैसा बड़ा नाच रहा है, बोल रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अरे भाई क्या खुश हो तुम, ये टेम्परेरी है, ज़्यादा तुम चर्चा करोगे तो फिर ये प्रॉब्लम हो सकती है। फाइन। इसके बाद देखते हैं कि जो रशिया का जो इन्वेजन हुआ है यूक्रेन में, उसमें 1,40,00,000 यूक्रेनियंस जो हैं, यूएन की रिपोर्ट बोलती है कि दे हैव एक्चुअली माइग्रेटेड फ्रॉम अदर यूरोपियन कंट्रीज एंड गॉन देयर एज ए रिफ्यूजीज। दोस्तों मैं देख रहा था कि जर्मनी के अंदर जिस तरीके से रिफ्यूजीज को रखा गया है, वो जैसे भेड़ बकरियां होती हैं वैसे टेंट्स में रख दिया है कईयों को, और कईयों को बड़े बड़े शेड्स में रख दिया है जहां पर 500,000 बेड्स लगे हुए हैं, बिल्कुल ओपन, जैसे हमारे कोरोना टाइम के अंदर यहाँ पर हुआ था। लेकिन यहाँ पर एक एक्सट्रीम इमरजेंसी थी। रिफ्यूजीज को इस तरीके से कभी ट्रीट नहीं करना चाहिए। और दूसरी चीज़ क्या है कि रशिया जो के लॉ मेकर्स हैं वो बोलते हैं कि पाकिस्तान ज़बरदस्ती जो है ना इस जंग में कूद रहा है, उसको कोई लेने देना कुछ है नहीं, खुद उसके पास पैसे नहीं है। और रशिया ये क्लेम कर रहा है कि पाकिस्तान और यूक्रेन के बीच में एक न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए डिस्कशन हुआ है। देखिए कितना बड़ा मिस एडवेंचर है। आज पाकिस्तान जो है खुद ही सिविल वॉर की तरफ मतलब अग्रसर हो रहा है, और इस बीच जो है ना उसको होश नहीं है कि उसको क्या करना चाहिए। ये मेरा मानना है, लेकिन ऐसी डील्स कभी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जो है, मुझे याद है कि करीब 5-6 महीने पहले जब इमरान खान प्रधानमंत्री थे तो ये भागे थे रशिया के भाई हमको आटा दे दो। अरे तुम्हारे पास आटा खाने को नहीं है, और अब तुम जाके रशिया के दुश्मनों के साथ जाके जो है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात कर रहे हो। कहाँ तक ठीक है, कहाँ तक ठीक नहीं है, ये तो पॉलिटिशियन ही जाने, लेकिन बहुत संभल के ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। फिर है कि जो नॉर्थ कोरिया है वो आर्टिलरी जो है ना ऑलरेडी रशिया को सप्लाई कर रहा है। और दोस्तों यही बात नहीं है, इवन रशिया ये कहता है कि पाकिस्तानी वेपन्स हैव बीन फाउंड इन यूक्रेन वॉर। तो इस तरीके का जो एडवेंचर है या मिस एडवेंचर है, पाकिस्तान को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये तो उसको अपने सोचने की बात है। हाँ, लेकिन जहाँ तक नॉर्थ कोरिया का सवाल है वो तो रशिया के साथ है, और उसमें दम भी है, उसके अंदर जीतने का दम नहीं है, लेकिन परेशान करने का दम तो नॉर्थ कोरिया में ज़रूर है। उसने दुनिया को ठेंगे पे रखा हुआ है। अब रशियन फाइनेंस की बात कर लेते हैं। दोस्तों आपको मालूम है कि रशिया ने 3 लाख
लोगों को बोला कि भाई मिलिट्री मोबिलाइजेशन करना है, आपको जो है मिलिट्री ज्वाइन करनी पड़ेगी। वो उसने पूरी की पूरी जो है जो मोबिलाइजेशन है उसको कंप्लीट कर लिया। इसके अलावा क्या है कि दुनिया ने उसको ऊपर सैंक्शन लगाए हुए हैं। तो ऐसा ऐसी रिपोर्ट्स हैं रशिया से कि इस बार जो रशिया के जो रिजर्व्स होंगे दे विल बी एट देयर लोएस्ट लेवल। सो एक तो ये बात होगी। दूसरा ये है कि स्विट्जरलैंड इम्पोजेस सैंक्शन ऑन डिलीवरीज ऑफ ईरानियन ड्रोन्स टू रशिया। अरे भाई तुम क्या कर लोगे, तुम्हारे पास है ही क्या स्विट्जरलैंड साहब। आपको मालूम है कि आपका खुद का एक बैंक है वो क्या बोलते हैं दिवालियापन की कगार पे खड़ा है। आगे चल के बात करेंगे। स्विट्जरलैंड वगैरह के सैंक्शन से कुछ नहीं होता है। ये जब अमेरिका के सैंक्शन से कुछ नहीं हुआ तो इसके सैंक्शन से क्या होने वाला है। ड्रामेबाजी है, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं और कुछ नहीं है। अब ये देखिए, मैं अभी स्विट्जरलैंड की बात कर रहा था। स्विट्जरलैंड का जो एक बैंक जो है बहुत बड़ा बैंक है क्रेडिट स्विस, इसकी रेटिंग जो है ना वो घटा के जो है कर दी है जस्ट 1 लेवल अबव जंक। अरे तुम्हारे बॉन्ड्स में ताकत नहीं है, किसी चीज़ में ताकत नहीं है, तुम BB1 कैटेगरी के अंदर आ गए हो। और दोस्तों मैं बता दूं आपको, लीमैन ब्रदर्स की भी यही हालत थी 2007 में जब वो डूबा था। उसने भी अनाप शनाप लोन्स दिए लोगों को, रिकवरी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। तो जब रिकवरी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, फिर आप लिक्विडेशन में चले जाएंगे। लिक्विडेशन में जब आप जाते हैं, ऐसे इतने बड़े बड़े बैंक्स जब लिक्विडेशन में जाते हैं, ठीक है, फिर क्या होता है कि पूरी दुनिया की शेयर मार्केट हिल जाती है, पूरी दुनिया की इकोनॉमीज हिल जाती है। अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि क्रेडिट स्विस बैंक है, ये करीब कुछ $5 बिलियन जो है इसने 20 बैंकों से बोला है भैया तुम हमको दे दो ताकि हम बच जाएं। और अगर ये नहीं बचे तो फिर दुनिया के अंदर रिसेशन आना जो है ना ये एकदम तय है, और इसके लिए शेयर मार्केट को भी एकदम तैयार रहना चाहिए। लेकिन फिलहाल ऐसा है कि अभी ऑन द फेस ऑफ ऐसा नहीं लगता कि एकदम जल्दी आने वाला है। देखना पड़ेगा कि क्रेडिट स्विस की जो रेटिंग है वो अगली बार कहीं जंक तो नहीं हो जाती, क्योंकि फिर बॉन्ड यील्ड जो है वो खत्म हो जाएंगी इसकी। अब देखते हैं क्या किया है कि जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं या जैसे हम बोलते हैं फाइनेंस मिनिस्टर हैं जेरोम पावेल, उन्होंने जो इंटरेस्ट रेट है उसकी एक बार फिर हाइक कर दिया है बाय अबाउट 0.75%। दोस्तों देखो मैं बताऊं आपको, 9 महीने पहले जो इंटरेस्ट रेट था वो था 0.25%, वो बढ़ के अब हो गया है 4%। और वो उन्होंने धमकी दे दी थी बीच में, तो एक बार उन्होंने कह दिया था कि साहब अगर ऐसा है, अगर ये इन्फ्लेशन कंट्रोल के अंदर नहीं आती है तो इंटरेस्ट रेट और बढ़ा देंगे। लेकिन जब दुनिया भर में उनकी इस स्टेटमेंट की कमेंट्री की बहुत ज़्यादा जब फजीहत हुई, लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया कि भाई ये क्या आप कुछ भी अनाप शनाप बोल रहे हो। यू सी एज ए ट्रेजरी सेक्रेटरी यू कैन नॉट बी एंग्री, यू कैन नॉट बी फ्रस्ट्रेटेड। तो उनका फौरन जवाब आ गया कि नहीं हम इंक्रीज करेंगे, लेकिन इंक्रीज जो है ना थोड़े थोड़े, अब 75 नहीं करेंगे, थोड़े थोड़े टुकड़ों में करेंगे। तो यूएस की मार्केट जिसने 900 पॉइंट एक्चुअली डिप ले लिया था फ्रॉम द हाईएस्ट पॉइंट, वो जो है अब 400-500 पॉइंट ऊपर आ गई है, ऐसे आज की रिपोर्ट्स बता रही है। अब अमेरिकन जॉब डेटा को देखिए। अमेरिकन जॉब डेटा देखिए दोस्तों, बड़ी अजीब सी सिचुएशन है। हिंदुस्तान है, वहाँ पर जॉब्स आर नॉट अवेलेबल, और यूएस में इतनी जॉब्स अवेलेबल हैं कोई लेता नहीं है। बहरहाल अमेरिकन जॉब डेटा फिलहाल बहुत रोबस्ट है, उसका तो नहीं है, लेकिन लोग जो है ना वो पता नहीं क्यों अमेरिकन जॉब्स को ना ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। अब जरा अपना हिसाब किताब देख लेते हैं। हमारी हिंदुस्तान की जो ग्रोथ स्टोरी है, ग्रोथ स्टोरी मतलब जो कंज्यूमर स्टोरी है वो कैसी है, तो क्रूड और गोल्ड के जो रेट्स हैं वो चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों जो गोल्ड डिमांड इन इंडिया है, इट इज़ शोइंग ए बेटर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड कंज्यूमर इंटरेस्ट। तो देखिए मैं यहाँ पर आपको गोल्ड ज्वेलरी की बात कर रहा हूँ। जुलाई टू सितंबर क्वार्टर के अंदर जो ग्रोथ ज्वेलरी है वो 17%, ग्रोथ ज्वेलरी नहीं मतलब जो ज्वेलरी है, सोनी से ज्वेलरी जो बनती है वो 1.25.1 टन से 146 टन हो गई, 17% इंक्रीज हो गई। और वैल्यू वाइज देखें तो ये जो है 19% इंक्रीज हुआ है। कहने का मतलब ये है कि हिंदुस्तान के अंदर अभी इतनी सिचुएशन ख़राब नहीं है, और हमको तो अपने जो गवर्नमेंट है और जो आरबीआई का गवर्नर है उसको सलाम करना चाहिए कि इतनी सब कुछ मारा मारी होने के बाद भी हम लोग जो है अभी भी हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन जो है वो काफ़ी और देशों से बेहतर है।
वरना आप देख लीजिए ब्रिटेन तो बिल्कुल फुस बम है, कोई उसको कुछ राय नहीं है उसके अंदर। लोग सड़कों के ऊपर आ गए हैं, वो डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि साहब हमारे पास पैसा नहीं है। और मैंने तो सुना है लोग 8-8 10-10 किलोमीटर पैदल मतलब ऑफिस जाने के लिए जो है, काम पे जाने के लिए वॉक कर रहे हैं। चलिए आगे देख लेते हैं कि टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ है, 2 दिन पहले की न्यूज़ है। और सबसे पहले क्या होता है, मैं आपको बता दूं कि जो हमारा जो ऑयल इंपोर्ट मैक्सिमम इंडिया करता था, वो करता था इराक से और सऊदी अरेबिया से, ठीक है। लेकिन और उसकी परसेंटेज क्या थी, 1%, सॉरी, हाँ, आई विल रिपीट दिस, कि इंडिया का सबसे ज़्यादा इंपोर्ट होता था सऊदी अरेबिया से और इराक से, फाइन। अब क्या हुआ है, अभी इस साल, इस फिस्कल ईयर में रशियन ऑयल इज अप बाय 22%। इंडिया इज बाइंग 5 मिलियन बैरल्स पर डे crude from Russia at a discounted rate and in the Indian rupees। और 2019 में जो हमारी टोटल ऑयल इंपोर्ट थी रशिया से, वो सिर्फ 1% थी, जो अब बढ़ के 22% हो गई है। ये भी टाइम्स ऑफ इंडिया की 2 दिन पहले की न्यूज़ है। चलिए देखते हैं अब शेयर मार्केट, हमारी जो बेसिक चीज़ है। तो शेयर मार्केट में दोस्तों आजकल ये सिचुएशन हो गई है कि इट इज़ इन ए वेरी कंफ्यूजिंग स्टेट। वो अमेरिका हो या यूरोप हो या कोई भी कॉन्टिनेंट हो जो एशियन हो, वहाँ पर जो है एकदम शेयर मार्केट है, देयर इज ए लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस। नोबडी एक्चुअली नोज कि शेयर मार्केट में कल क्या होगा। रोज़ कोई ना कोई न्यूज़ आ जाती है, ऐसी न्यूज़ आ जाती है, या यूएस की जो न्यूज़ आ जाती है कि साहब ऐसा है वैसा है। तो जो शेयर मार्केट है वो यूएस में फ्लक्चुएट नहीं कर रही है, वो इंडिया के अंदर भी वैसे ही ऊपर नीचे हो रही है, ठीक है। अब इंडिया की ग्रोथ स्टोरी तो है इंटैक्ट सो फार, और ये जो ग्रोथ स्टोरी है, लेकिन जो इंटरनेशनल ग्रोथ स्टोरी है ना, वो बड़ी पैथेटिक है। पैथेटिक क्यों है, क्योंकि बिल्कुल जो आप देख लो, जो यूएस है उसकी तो एकदम नीचे डाउन है, अमेरिका जो है वो भी डाउन है, फाइन। तो जब इतने बड़े बड़े लोग जो है वो डाउन हो जाएंगे, और एशिया की जो और कंट्रीज हैं वो भी एकदम डाउन ही है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या होगा। ऐसी सिचुएशन में दोस्त ये होता है कि भाई आप जो है थोड़ा संभल के रहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद अगर दुनिया में रिसेशन आया तो इंडिया के अंदर रिसेशन इतना इंटेंस नहीं होगा, ये देखने की बात है। यूरोप जो है इट हैज़ ऑलरेडी गॉन इनटू रिसेशन। मैं बोलता हूँ इसके अंदर हर कंट्री जो यूरोपियन कंट्री है, 4-4, 6-6, 8-8 इंडस्ट्री हैं, ऐसी कोई कहीं भी वाइड इंडस्ट्री नहीं है। एक्चुअली पूरे यूरोप को ना इंडिया ने, यूएस ने प्रोटेक्शन दिया हुआ है, चलो एड ले लो, ये ले लो, वो ले लो, तो सब के सब जो है ना आराम तलब आदमी हो गए हैं। इंडस्ट्री नहीं, इंडस्ट्री बहुत कम है, बाकी जिनके पास जो पैसे आते हैं दुनिया भर से ये माल खरीद लेते हैं। अब सिचुएशन ये है कि मतलब क्योंकि इनको अपनी जेब से पैसा देना पड़ रहा है, यूक्रेन को मदद करनी पड़ रही है, तो ये 6 महीने में जो है इनकी औकात जो है नज़र आ गई है क्या है। और अमेरिका के ऊपर भी इसका जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं वो भी यही कह रहे हैं कि अमेरिका इज फेसिंग रिसेशन, इट इज मूविंग लार्ज ऑन इट्स फेस। आप बताइए अमेरिका में रिसेशन होगा तो क्या हो सकता है, पूरी दुनिया को इसका इफेक्ट पड़ेगा। और वैसे भी देखिए दोस्त, आज की तारीख में जो अमेरिका जो बार बार जो ये रेट बढ़ा रहा है, इंटरेस्ट रेट, उसका एक्चुअली मतलब क्या है। उसका मतलब ये है कि वो डिमांड को रिड्यूस कर रहे हैं। इंडिया ग्रोथ को इंक्रीज कर रहा है, ये डिमांड को रिड्यूस कर रहे हैं। ये दोनों की अप्रोच में फ़र्क है, ठीक है। लेकिन बाज नहीं आ रहे हैं, और ये जो है यूक्रेन को हेल्प किए जा रहे हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। यूके डिक्लेयर्स रिसेशन। यूके का जो बैंक ऑफ इंग्लैंड है, इसने 0.75% जो है रेट बढ़ा दिए है, इंटरेस्ट रेट। आगे देखेंगे कितना है सबका। तो क्या है कि और ऊपर से बोल रहे हैं कि साहब हम तो रिसेशन के बिल्कुल करीब हैं, इंडिया में रिसेशन की बात भी नहीं हो रही है फिलहाल। तो बहरहाल ये सब बिल्कुल फुस निकल गए, क्योंकि इनके पास अपने पास कुछ नहीं है, सब चीज़ें बाहर से खरीद लेते हैं। पुरानी ज़माने का लूटा हुआ पैसा है जिसके ऊपर ये लोग ऐश कर रहे हैं। अब देख लेते हैं कि वर्ल्ड के अंदर इन्फ्लेशन, जो मेन जो कंट्रीज हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं, उसमें क्या है इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट इन परसेंटेज। इंडिया के अंदर जो इन्फ्लेशन है आप ये देख लीजिए कितनी ब्यूटीफुली प्लेस्ड है। इंटरेस्ट रेट 5.9% है और इन्फ्लेशन 7.4%। इसके सामने आप यूएस देख लीजिए 8.2, यूके 10.10 एंड इसका तो बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है यूरोप का बिल्कुल 10.7। एंड सेम थिंग इज विद द
इंटरेस्ट रेट, अभी जो इंटरेस्ट रेट है इसका बढ़ के यहाँ पर कल जो है वो 3% जो है वो 3 हो गया है, 2.25 से बढ़ के। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए जहाँ भी इंडस्ट्री लगी हुई है, वेयर एवर देयर इज इंडस्ट्री, तो वहाँ पर जो है जो इकोनॉमिक जो स्लो डाउन है या रिसेशन है, प्रोपोर्शनेटली शायद उसका इम्पैक्ट कम पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है, बाकी आगे फ्यूचर में देखने की बात है कि क्या होगा। अब देख लेते हैं कॉमेडी ऑफ एरर्स, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है भाई। आप देखो कि जो टर्की है इसने डिले कर दिया है फिनलैंड और स्वीडन का नेटो के अंदर एंट्री। स्वीडन और फिनलैंड ने 1994 में नेटो को ज्वाइन किया था मतलब दे वर नॉट द मेंबर्स, लेकिन हाँ उनके साथ ये काम करे जा रहे थे कि चलो भाई ठीक है। आज उसको कितने साल हो गए, करीब 30 साल हो गए, 1994 से 2024 तक 22 तक करीब 28 साल हो गए। आज तक इनको जो है वो नहीं मिली, नेटो की मेंबरशिप नहीं मिली। या ये खुद भी देखो कितने ढीले लोग, ऐसे भी बोल सकते हैं खुद भी कितने ढीले हैं। इन्होंने इस साल अप्लाई किया दोनों ने नेटो की मेंबरशिप के लिए, और वो भी टर्की ने इसके अंदर अड़ंगा फंसा दिया कि साहब हमें कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए, इसलिए जो है हम इनको मेंबरशिप अभी नहीं देंगे, वी विल डिस्कस इट आउट। अब कॉमेडी ऑफ एरर देखिए, जो जेलेंस्की साहब हैं, यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, वो एक कॉमेडियन थे। एक्चुअली ही वॉज इन द मूवीज, ही वॉज ए कॉमेडियन, इसलिए मैं बोलता हूँ कॉमेडी ऑफ एरर्स। उन्होंने इस साल अप्लाई किया महीना भर पहले, तो कब मिलेगी उनको मेंबरशिप, और उनको मेंबरशिप कब मिलेगी तो क्या उसके लिए जो नेटो की कंट्रीज हैं अपनी फौजें उतारेंगी स्वीडन के अंदर या फिनलैंड के अंदर? कभी नहीं उतारेंगी, क्योंकि उन्होंने यूक्रेन में भी नहीं उतारी, वो मेंबर नहीं है। अब दोस्तों ऐसा है कि ये जो वॉर होती है ना, इट इज़ ए क्या बोलते हैं, एवरीबॉडी लूजेस इन द वॉर, नोबडी विंस इन द वॉर। आप नेटो के मेंबर बन जाओ, आप नेटो के मेंबर मत बनो, क्योंकि जब आपके ऊपर गोले बरसते हैं ना, तो हर कंट्री जो है ना पहले अपने सिर पे टोपी लगाती है कि भाई मेरा सिर बचा रहे, तब तो जाके मैं करूं, किसी की हेल्प करूं। बस यही मैं कहना चाहता हूं कि जो जेलेंस्की साहब है ना, ये एकदम जो है इनका सर सलामत नहीं है। ये टोपियां खोज रहे हैं कि मेरे को नेटो की टोपी मिल जाए, मिलेगी नहीं मिलेगी पता नहीं, लेकिन इनका सर बचेगा नहीं बचेगा वो भी पता नहीं। देखिए एक सिचुएशन अब ऐसी है, रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं कि जो जेलेंस्की साहब हैं, ये जो है ये अकेले ही ये चाहते हैं कि जो यूक्रेन का जो युद्ध है ये कंटिन्यू रहे। इनके लोग भी इतने परेशान हैं, इनकी आर्मी भी इतनी परेशान है, और अब सिचुएशन ऐसी भी कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जहां बोल रहे हैं कि जेलेंस्की की जो आर्मी है उसमें इतने लोग भी नहीं बचे हैं who are happy to fight with Russia, not who are happy to fight with Russia। उन्होंने, रशिया ने भी इतने मारे हैं इनके लोग जिसका हिसाब नहीं है, इतना आर्मी को नुकसान हुआ है। देखिए सवाल क्या है कि ये सब कॉमेडी ऑफ एरर ही होता है। लोग सोचते हैं कि हम बच जाएंगे, लड़ाई जीत जाएंगे, लेकिन सब लड़ाई के अंदर सब हारते हैं, नोबडी विंस। तो दोस्तों ये थी मेरी आपकी आज की प्रेजेंटेशन। आप मेरे को बताइए कि आपको मेरी इसके अंदर जो कंटेंट्स है वो कैसे लगे, रिपोर्ट मेरी कैसी लगी, क्या आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया अगर आप नए हैं तो, और बेल बटन को दबाइए, और अगले मेरे जो प्रेजेंटेशन है ऑन ग्लोबल न्यूज़ इसके ऊपर आप नोटिफिकेशन लीजिए।